सभी को नमस्कार। हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हुए आईआर पीक्स या आईआर सिग्नल या आईआर बैंड्स की बात की थी। हमने ग्रुप फ्रीक्वेंसीज की बात की थी, कौन कौन से ग्रुप किस किस आईआर फ्रीक्वेंसी पर या किस किस वेवलेंथ पर या किस किस वेव नंबर पर अपना सिग्नल देते। हमने पिछले वीडियो में ग्रुप फ्रीक्वेंसी की बात करते हुए हमने सभी ग्रुप्स की और सभी लगभग सभी बॉन्ड्स के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पाए जाते हैं उनकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की बात की थी। अब हम बात करेंगे कि ये स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो है, ये बॉन्ड्स की जो फ्रीक्वेंसी है, ये किन किन बातों पर डिपेंड करती है, यानी किन बातों से ये इफेक्टेड होती है या प्रभावित होती है। तो पहली जो बात है वो है बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी हमने हुक्स लॉ में पढ़ा था, न्यू बार बराबर होता है 1/2πc रूट ऑफ के अपॉन। ये हुक्स लॉ में हमने पढ़ा था कि न्यू बार बराबर 1/2πc के अपॉन न्यू, जहां के जो है वो फोर्स कांस्टेंट था। के क्या था? फोर्स कांस्टेंट था और ये डिपेंड करता है बॉन्ड स्ट्रेंथ पर। हर एक बॉन्ड के लिए फोर्स कांस्टेंट स्पेसिफिक होता है और वो केवल और केवल बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा है। जैसे हमने एग्जांपल भी देके बताया था, जैसे गलनांक और क्वथनांक ये स्पेसिफाई होते हैं, उसी तरह से फोर्स कांस्टेंट भी स्पेसिफाई होता है। तो वो केवल और केवल किस पे डिपेंड करता है? बॉन्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है या बॉन्ड एनर्जी पे डिपेंड करता है। तो न्यू बार वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था रूट ऑफ के, कि के का मान फोर्स कांस्टेंट का मान जितना ज्यादा होगा, ये फ्रीक्वेंसी जो है या मैं कहूं वेव नंबर जो है वो उतना ही ज्यादा होगा। यानी कि आईआर एब्जॉर्प्शन पीक में वेव नंबर या फ्रीक्वेंसी का मान ज्यादा होगा। अब ये के जो है, ये फोर्स कांस्टेंट, ये डिपेंड करता है बॉन्ड एनर्जी पर। बॉन्ड एनर्जी का मतलब बॉन्ड एनर्जी किसी भी बॉन्ड में जितनी ज्यादा होगी उसकी स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी, यानी वो बॉन्ड उतना ही मजबूत होगा। तो हम जब बात कर रहे थे स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की हम बात कर रहे थे, तो उसमें आप लोगों को ध्यान होगा कि हमने कहा था कि जैसे हम CO2 का एग्जांपल लें, तो हमने कहा था कि स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है कि बॉन्ड को इधर खींचा जाए, इसको इधर खींचा जाए, यानी बॉन्ड को खींचा जाए। बॉन्ड को खींचने का मतलब ये है कि ये एटम्स जो है ये खींच रहे हैं, ये बॉन्ड खींच रहा है। तो बॉन्ड खींच रहा है तो इसका मतलब अगर बॉन्ड ये मजबूत है, ये बॉन्ड अगर मजबूत है तो इसको खींचने में ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। हम एक स्प्रिंग की बात कर लेते हैं, हमने स्प्रिंग लाइक स्प्रिंग ही माना था कि स्प्रिंग की बात कर लेते हैं कि जब स्प्रिंग होती है तो जब स्प्रिंग अगर मजबूत हो तो उसको खींचने में ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है, और वो कमजोर हो तो उसको खींचने में कम ताकत लगानी पड़ती है। तो किसी बॉन्ड की एनर्जी जितनी ज्यादा होगी तो उसको खींचने में, स्ट्रेच करने में उतनी ही ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, उतनी ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, उतनी ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी तो उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। और अगर हम बात करते हैं, देखिए C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड, अगर मैं इसमें रोकिंग और सीजनिंग वाले मोड की बात करूं, रोकिंग और सीजनिंग मोड्स की बात करूं, यानी उन मूवमेंट्स की बात करूं, तो ये क्या है, एज ए स्प्रिंग इसको मानो, इससे स्प्रिंग से जुड़े हुए, तो स्प्रिंग को यूं हिलाने में जो है ज्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ेगी, यानी कि वो उनका एंगल का मूवमेंट जो है वो बड़ी आसानी से हो जाएगा, जबकि उसको खींचने में ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। इसलिए किसी भी बॉन्ड की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी या किसी भी मॉलिक्यूल की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो होती है वो बेंडिंग फ्रीक्वेंसी से हमेशा ज्यादा होती है, क्योंकि स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी में बॉन्ड को खींचना पड़ता है और बेंडिंग फ्रीक्वेंसी में केवल एंगल चेंज होता है, वो वहीं पर वाइब्रेट होता है, हिलता है। तो हमेशा बॉन्ड की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बेंडिंग फ्रीक्वेंसी से हमेशा क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। चलिए अब हम इसके एग्जांपल की बात करते हैं।
पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को सभी बॉन्ड्स के कि कौन से बॉन्ड की कितनी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी वो मैंने आप लोगों को बताई थी। अब देखिए मैं बात करना चाह रहा हूं कि सी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड सी। आप लोगों को पता है इन दो कार्बन के बीच में यहाँ सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड से ज्यादा मजबूत डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड से ज्यादा मजबूत ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इनका स्ट्रेंथ का बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये रहेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी यही रहेगा और बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर भी क्या रहेगा, यही रहेगा। बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर भी क्या रहेगा, यही रहेगा। यानी सिंगल बॉन्ड से ज्यादा एनर्जी डबल बॉन्ड की होती है, डबल बॉन्ड से ज्यादा एनर्जी ट्रिपल बॉन्ड की होती है। अब पिछले वीडियो में हमने आपको इनकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बताई थी, तो उनको याद कीजिए। उनको याद करोगे तो इनकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी या मैं शॉर्ट में लिखता हूं न्यू बार भी इसी क्रम में बढ़ रही थी। इधर से इधर जाने पर सिंगल बॉन्ड से ज्यादा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड की न्यू बार थी। यानी कि स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी इसी क्रम में बढ़ती जा रही है। उसका क्या कारण है, क्योंकि इधर से इधर बॉन्ड एनर्जी बढ़ रही है, यानी बॉन्ड की सामर्थ्य बढ़ रही है। बॉन्ड की सामर्थ्य बढ़ने से स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। तो पहला फैक्टर जो था वो बॉन्ड एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का मान भी उतना ही ज्यादा होगा। चलिए दूसरा फैक्टर है हाइड्रोजन। दूसरा जो फैक्टर है वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। शॉर्ट में लिखता हूं हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूं। किन्हीं भी दो उच्च विद्युत ऋणी तत्व, उच्च विद्युत ऋणी तत्व नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, या किसी पर पॉजिटिव चार्ज आने की संभावना उसकी वजह से उसकी विद्युत ऋणता बढ़ रही हो, तो इनके इक्विवेलेंट उच्च विद्युत ऋणी तत्वों कि किन्हीं भी दो उच्च विद्युत ऋणी तत्वों के बीच में अगर हाइड्रोजन होता है तो वह एक एटम के साथ सहसंयोजक बल से बंधा रहता है और दूसरे एटम से जिस आकर्षण बल से बंधा रहता है उसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। मैं रिपीट कर देता हूं कि किन्हीं दो उच्च विद्युत ऋणी तत्वों के बीच में अगर हाइड्रोजन उपस्थित होता है और वो एक एटम के साथ सहसंयोजक बल से बंधा रहता है तो दूसरे एटम के साथ जिस आकर्षण बल से बंधा रहता है उसको हाइड्रोजन बॉन्ड कह देते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं ROH, ये है, और दूसरा भी एल्कोहल का अणु अपने पास है ROH, ये एल्कोहल का और ये भी एल्कोहल का अणु, दो मॉलिक्यूल। अब इस ऑप्शन और इस ऑप्शन के बीच में ये हाइड्रोजन आता है। इस हाइड्रोजन ये है और ये इस ऑप्शन के साथ सहसंयोजक बल से बंधा रहता है, तो यहाँ पर ये इस ऑप्शन से जिस भी आकर्षण बल का महसूस करेगा, जो आकर्षण बल से बंधा रहेगा उस आकर्षण बल को कहेंगे हाइड्रोजन। उस आकर्षण बल को क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। ये एक सरल भाषा में समझाई हुई चीज है। वैसे हाइड्रोजन बॉन्ड की एनर्जी 10 किलो कैलोरी पर मोल होनी चाहिए, उससे ज्यादा एनर्जी होती है तो हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है, बाकी वो डाइपोल इंटरेक्शन कहलाता है, वो अलग बात है। लेकिन एक सिंपल भाषा में अगर अपन समझाना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड जब बनता है तो दो प्रकार की हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, और दो प्रकार की हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। चलिए इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब क्या हो, सुनिए कि अगर हाइड्रोजन बॉन्ड दो अलग अलग अणुओं के बीच में बढ़ रहा हो तो उसको कहेंगे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड
एक ही अणु के अंदर बन रहा हो, एक ही अणु में दो ऐसे ग्रुप हैं जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है, लेकिन वो दोनों ग्रुप एक ही अणु में उपस्थित हैं, तो उसको हम कहेंगे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और अगर ऐसे ग्रुप जिनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है वो दोनों ग्रुप जो है वो अलग अलग अणुओं में उपस्थित हैं, तो उसको हम कहेंगे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। एग्जाम्पल की बात करते हैं, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, क्योंकि ये अल्कोहल अलग अणु है और ये अल्कोहल जो है वो अलग अणु है। इन दो अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, इसलिए ये इंटरमोलिकुलर है। देखिए ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये हाइड्रोजन बॉन्ड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, क्योंकि ये पूरा एक ही अणु है जिसको हम सैलिसिलिक अम्ल कहते हैं, जिसको हम सैलिसिलिक अम्ल कहते हैं। ये पूरा एक ही अणु है, इसी अणु में दो ग्रुप, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है एक एल्कोहलिक ग्रुप है, उन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, इसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी एक ही अणु में बनने वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो चलिए ये दोनों बातें होगी, इंटरमोलिकुलर क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर क्या होता है। अब हम बात करेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का आईआर फ्रीक्वेंसी पर क्या फर्क पड़ता है, वो देखिए। अब आप लोग समझिए, यहाँ पर हम यहाँ की बात कर रहे हैं। देखिए कि जब ये ऑक्सीजन और इसके हाइड्रोजन के बीच में, इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में जब ये सहसंयोजक यानी कोवलेंट बॉन्ड जो बना हुआ था, उसकी कुछ ना कुछ सामर्थ्य थी, यानी कुछ ना कुछ उसकी बॉन्ड एनर्जी थी, कुछ ना कुछ उसकी स्ट्रेंथ थी, यानी वो कितना मजबूत था। वो पहले की बात करें जब हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं था तब की बात करें। फिर जैसे ये ऑक्सीजन आया, इस ऑक्सीजन ने इस हाइड्रोजन को अपनी ओर खींचना शुरू किया, यानी हाइड्रोजन जो बॉन्ड बन रहा है वो इसके बीच में आकर्षण बल से बन रहा है, तो इस ऑक्सीजन ने इस हाइड्रोजन को क्या किया, अपनी तरफ खींचना शुरू किया। जब ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को अपनी ओर खींचेगा तो इनके बीच का आकर्षण बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी डिस्टेंस थोड़ी सी बढ़ जाएगी और आकर्षण बल कम हो जाएगा, यानी कि ये बॉन्ड है जो वो पहले की बजाय कमजोर हो जाएगा। ये बॉन्ड अगर कमजोर हो जाएगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होते ही इसका फोर्स कांस्टेंट कम हो जाएगा और न्यू का मान जो है, न्यू बार का मान जो है वो कम हो जाएगा, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, वेव नंबर कम हो जाएगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने से आईआर फ्रीक्वेंसी जो है वो कम हो जाती है। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग आईआर फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, न्यू बार डिक्रीज, यानी आईआर फ्रीक्वेंसी जो है वो कम हो जाती है, न्यू बार कम हो जाता है। अभी कितनी कम हो जाती है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो इस बॉन्ड की आईआर फ्रीक्वेंसी, जी देखिए ये अल्कोहलिक ग्रुप है, इसकी आईआर फ्रीक्वेंसी की बात हमने की थी 3200 से लेके 3600 सेंटीमीटर। ये अल्कोहलिक ग्रुप है, इस अल्कोहलिक ग्रुप की हमने आईआर फ्रीक्वेंसी की बात 3200 से लेकर 3600 सेंटीमीटर इनवर्स की थी। जब हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है तो इसकी आईआर फ्रीक्वेंसी 3400 से लेकर 3600 होती है। हाइड्रोजन बॉन्ड एब्सेंट, देन 3400 से लेके 3600 सेंटीमीटर। इसकी फ्रीक्वेंसी 3400 से 3600 होती है और हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट ये हो जाती है 3200 से लेके 3400 सेंटीमीटर। तो देखते ही फ्रीक्वेंसी को देखते ही पता लग जाता है कि वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या नहीं है। अगर 3200 से 3400 आ रही है OH की तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और 3400 से 3600 आ रही है तो वो क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बिना वाला है, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहां नहीं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो फ्रीक्वेंसी है वो लगभग 200 सेंटीमीटर इनवर्स 200 सेंटीमीटर इनवर्स जो है वो डिक्रीज हो जाती है। हाइड्रोजन बॉन्ड से फ्रीक्वेंसी 200 सेंटीमीटर इनवर्स डिक्रीज हो जाती है, लगभग इतने डिक्रीज हो जाती है। यहाँ की हम बात करते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है,
इसमें तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स में मोशन होता है, तो इधर उधर होते रहते हैं, यहाँ तो कोई मोशन नहीं, इसलिए ये इससे भी ज्यादा मजबूत होगा। इसलिए इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से फ्रीक्वेंसी ज्यादा कम होती है। इसकी वजह से अगर 150 कम होगी तो इसकी वजह से 200 कम होगी, इसकी वजह से 200 कम होगी तो इसकी वजह से 250 कम होगी, यानी लगभग 50 सेंटीमीटर इनवर्स इसकी वजह से और भी ज्यादा कम हो जाती है। तो इस OH की फ्रीक्वेंसी अगर 3500 आनी थी बिना हाइड्रोजन बॉन्डिंग के, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ इसकी फ्रीक्वेंसी 3250 ही हमको फाइंड आउट होगी, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा गिरती है, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये बात है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से IR फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाती है, जिसका एग्जांपल हमने देख लिया है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है वो मैंने आपको बता दिया है। IR फ्रीक्वेंसी पर और कौन कौन से इफेक्ट्स लगते हैं, कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं, तो उसके बाद हम अगले वीडियो में